हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ का वोल्टा संबंधी नियम के बारे में। देखो, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था किरचॉफ का धारा संबंधी वह नियम था जिसे हम शॉर्ट में केसीएल बोल देते थे। अब ये है किरचॉफ का वोल्टा संबंधी नियम, इसे हम बोलते हैं केवीएल, कभी कभार शॉर्ट में बोल देते हैं। अब इसे क्या कहता है किरचॉफ का वोल्टा संबंधी नियम है। देखो, जैसे कि मैंने परिभाषा में लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, यानी कि उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलनों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई बोले तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, और ई आर बोले तो उन जो खंडों में धारा बह रही है उनके संगत लगे प्रतिरोध, और सिग्मा ई बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। अब देखो कैसे विद्युत वाहक बल, अगर इस तरीके का मेरे पास नेटवर्क आ जाए या वो आ जाए डायग्राम आ जाए या चित्र न्यूमेरिकल आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। देखो मेरे पास ही है, हमने इसमें बंद पास बना लिया ABCDEF, E1 बैटरी लगा दी, E2 बैटरी लगा दी, इसके संगत R1 है, इसके संगत R2 और यहाँ पे R3 है। ठीक है, वापस चलते हैं। उपरोक्त चित्र में KVL के द्वारा बंद पास, सबसे पहले हमने बंद पास ये वाला ले लिया, इसे बंद पास 1 बोलेंगे। उसके बाद दूसरा बंद पास हमने ये ले लिया, इसे बंद पास 2 बोलेंगे। क्लियर? तो बंद पास KVL के द्वारा बंद पास ABCFA में इस पूरे की बात कर रहे हैं। I1 के साथ प्रतिरोध कौन सा है, R1 है। माइनस चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि धारा ऐसी जा रही थी, लेकिन इस वाली धारा की दिशा कैसी है, बाहर की ओर, तो कैसा आ गया, माइनस साइन आ गया। I2 R2 बराबर। अब आप पूछेंगे सर E1 माइनस E2 क्यों किया, देखो ऐसे इधर आ रहा था तो टोटल प्रतिरोध इन प्रतिरोधों का योग के बराबर होता है। मैंने यही लिखाया, धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल उनके संगत उन जो उस परपथ में लगे जो विद्युत वाहक बल हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब योग तो होगा नहीं क्योंकि इसकी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर है, दिशा दोनों की एक दिशा में, इसलिए क्या हो जाएगा, -E1 -E2। इक्वेशन नंबर बन गया आपका ये वाला फर्स्ट। इसी प्रकार मैंने दूसरा बंद पास ले लिया, तो उसमें देखो अब हम R3 की बात करें तो बैटरी E1 बैटरी से भी धारा आपकी I1 निकल रही है और बैटरी E2 से भी धारा निकलेगी I2। तो जो R3 रेजिस्टेंस में गई है वो धाराएं आपकी I1 भी गई है और I2 भी गई है। सेम उसी प्रकार I2 R2 प्लस, अब प्लस इसलिए लगे क्योंकि धारा इसके संयोग में चल रही है। R3 में धारा कौन सी जा रही है, I1 प्लस I2 बराबर E2, क्योंकि अब इस वाले बंद पास में केवल एक बैटरी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे KVL के द्वारा। इसके द्वारा कठिन से कठिन जो भी आपके चित्र होते हैं या न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सरल हो जाते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनमें धारा का मान निकालना होता है तो KVL के थ्रू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया था, समीकरण 1 व 2 की सहायता से धाराओं I1 व I2 के मान निकाल लेते हैं। अगला टॉपिक है मेरा विद्युत सेलों का संयोजन। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक उसी प्रकार उसी का कॉपी मान लीजिए इसे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ सेलों के साथ साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी काम करेगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अब आंतरिक प्रतिरोध वो होता है जो सेलों की धारा यानी विद्युत सेलों की धारा के मार्ग में जो रुकावट लाता है उस क्या कहलाता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध, बोले तो इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो विद्युत सेलों का संयोजन मैंने बताया पहले 3 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। इनका क्रम आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने क्या किया, 3 सेलों को लगातार जोड़ दिया, ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होती है, जब किसी परिपथ में एक से अधिक सेलें इस प्रकार जुड़ी हों, कोई प्रथम सेल का दूसरा सिरा अगली सेल के प्रथम सिरे के साथ जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब सेल का सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा, E बराबर ही रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध इसका भी स्मॉल r है, स्मॉल r। हमेशा आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। उपरोक्त चित्र में यदि n सेल लगी हो, कितनी सेलें लगी हो, हम n लेके चल रहे हैं, तो कुल टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा सेलों का, n ही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें और सेलें किस में जुड़ी हुई हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के
अब कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो इसी प्रकार कितनी सेल हैं, N, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया आपका N R। बाह्य प्रतिरोध अलग से जुड़ा हुआ है इतना। अब पूरे परिपथ में कितना, इस पूरे वाले परिपथ में कितना प्रतिरोध है वो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले प्रतिरोध और ये दोनों एक दूसरे की श्रेणी में है, यानी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, परिपथ में लगा बाह्य प्रतिरोध दोनों कैसे एक दूसरे के श्रेणी क्रम में। तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, NR हो गया। तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, I बराबर B अपॉन R या B बराबर IR। अब V की जो वैल्यू होती है वोल्टता किसके समानुपाती होता है, विद्युत वाहक बल के, इसलिए हमने V की जगह E से कर दिया। ठीक है, हम I का मान निकालेंगे। अब टोटल विद्युत वाहक बल कितना है, NE, और टोटल प्रतिरोध कितना है, NR प्लस कैपिटल R। ठीक है बेटा, समझ गए। और इसका धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, क्लियर, ओके।